हेलो एवरीवन। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने फोरियर सीरीज देखे थे कुछ एग्जांपल्स के। आज हम जो फोरियर सीरीज देखने वाले हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सॉटूथ वेवफॉर्म है। इसी को द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर द ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आल्सो। मतलब यहाँ पे मैं जैसा करूंगा पहले वो समझ के लो, उसके बाद में ट्रायंगुलर के लिए क्या करना है बता दूंगा एट द एंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि अगर आप देखोगे तो एक पीरियोडिक सिग्नल है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब ये पॉइंट का अगर आप कोऑर्डिनेट देखोगे तो यहाँ पे x का वैल्यू है -t, सेंटर पे 0 है, और यहाँ पे x का वैल्यू है कैपिटल T। x मीन्स x एक्सेस, एक्चुअली इट इज अ टाइम। सो x एक्सेस में जो आपका सिग्नल है वो -t से लेके t तक वेरी कर रहा है। उसके बाद अगेन इट इज रिपीटिंग, सी फ्रॉम t टू 2t एंड दिस इज 3t। तो यहाँ से यहाँ तक वो रिपीट कर रहा है। तो अगर आप इसका ओवरऑल टाइम पीरियड देखोगे तो इसका ओवरऑल टाइम पीरियड है -t टू t। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एक वैल्यू आएगा t और ये एक और वैल्यू आएगा t। मतलब जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज टी, देन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज टी। मतलब टोटल जो टाइम पीरियड है वो आपका बन गया डबल ऑफ टी। ओके, सो अगर टाइम पीरियड हमारा 2t है तो सबसे पहले हम लोग ओमेगा नॉट निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत जगह पे ओमेगा नॉट की वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है। तो ओमेगा नॉट का वैल्यू, ओमेगा नॉट क्या रहता है हमारा? ओमेगा नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू, सिंपल है और हमने ऑलरेडी देख लिया बट फिर भी एक और बार दिखा रहा हूँ, 2 पाई एफ, दैट इज 2 पाई अपॉन टी। टी मीन्स टाइम पीरियड। ठीक है ना? तो यहाँ का जो टाइम पीरियड है, डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस दिस टी एंड दैट टी। टाइम पीरियड का वैल्यू हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, बट इस क्वेश्चन में क्योंकि उसने जो टाइम है दैट इटसेल्फ ही हैज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ -t टू t, सो इसलिए हमारा टोटल टाइम पीरियड 2t है। मतलब इसको आप रिप्लेस करोगे टोटल 2t से, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई अपॉन 2t। जहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका ओमेगा नॉट बन गया पाई/t। आई होप दैट दिस इज द सिंपल थिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कैपिटल टाइम पीरियड मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2t। तो इसलिए हम लोग टाइम पीरियड यहाँ पे कैपिटल टी की बजाय अगर मैं टाइम पीरियड लिखूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो टाइम पीरियड को आप रिप्लेस करोगे 2t से, सो यू विल गेट ओमेगा नॉट इक्वल टू पाई/t। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो आपका सिग्नल है उसके लिए इक्वेशन लिखना है। तो अगर आप सिग्नल देखोगे यहाँ पे तो -t से लेके t तक जो सिग्नल वेरी कर रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब मेरे सिग्नल का जो इक्वेशन रहेगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। आई होप दैट दिस इज क्लियर। ठीक है, और उसके बाद वो रिपीट कर रहा है, तो मुझे -t से लेके t तक के लिए एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है, एंड देन वी कैन से दैट इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। y इक्वल टू mx प्लस सी। y मतलब y एक्सिस का वैल्यू, x मतलब x एक्सिस का वैल्यू, m मतलब स्लोप, और c मतलब y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो मैं ये इक्वेशन लिखूंगा -t से लेके t तक के लिए, और उसके बाद वो द सेम थिंग विल बी रिपीटिंग बिकॉज इट्स अ पीरियोडिक सिग्नल, इसलिए हम लोग उसका फोरियर सीरीज लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप y एक्सिस देखोगे सो इट इज नथिंग बट x ऑफ t, और x एक्सिस देखोगे सो इट इज नथिंग बट योर t। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि y का मतलब हमारा x ऑफ t रहेगा और x का मतलब हमारा t रहेगा, क्योंकि x एक्सिस इज डिनोटेड बाय t एंड y एक्सिस इज डिनोटेड बाय x ऑफ t। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अभी कि जहां जहां y दिख रहा है उसको x ऑफ t से रिप्लेस करेंगे, और जहां जहां x दिख रहा है उसको हम लोग t से रिप्लेस करेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन है वो बन जाएगा x ऑफ t विल बी इक्वल टू m ऑफ t प्लस c। x ऑफ t विल बी इक्वल टू m ऑफ t प्लस c। अब हमारा काम क्या है यहाँ पे? एक तो m का वैल्यू निकालना है और दूसरा हमें c का वैल्यू निकालना है। तो सी का वैल्यू जैसे मैंने ऑलरेडी क्लास में भी बताया कि सी इज नथिंग बट, वो ये बताता है कि आपका जो लाइन है स्ट्रेट लाइन वो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन है मेरा, ये मेरा जो वाई एक्सिस को कट कर रहा है ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस पॉइंट का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि वाई इंटरसेप्ट दैट इज सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपके वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? हम इस लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं, तो ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? तो ये लाइन भाई वाई एक्सिस को हमारा कट कर रहा है 0 पे, दैट्स व्हाई द वैल्यू विल बिकम 0, दैट इज वाई इंटरसेप्ट। इसलिए हमेशा सी को ध्यान में रखो कि इट इज कॉल्ड एज वाई इंटरसेप्ट। सो वाई इंटरसेप्ट विल बिकम 0। तो एक वैल्यू तो निकल गया। क्या निकल गया? कि हमारा जो सी का वैल्यू वो 0 हो गया। तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या बन गया फिर? एक्स ऑफ टी इक्वल टू एम ऑफ टी बन गया, क्योंकि सी का वैल्यू तो 0 हो चुका है, तो इसको छोड़ दो। तो बचा एक्स ऑफ टी इक्वल टू एम ऑफ टी। अब हमें क्या करना है? एम का वैल्यू निकालना है। तो m का वैल्यू का मतलब क्या है? व्हाट इज m? m इज नथिंग बट द स्लोप। ऑलरेडी इसके लिए हम लोग कम से कम हमने 1 घंटा इसी के ऊपर काम किया था कि हाउ टू राइट द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, क्योंकि मैंने बताया था कि आगे बहुत सारे चैप्टर्स में हमको इसकी जरूरत पड़ती है। तो m का मतलब होता है स्लोप, और आपको पता है कि स्लोप का फॉर्मूला रहता है हमारे पास y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर y2 क्या है और y1 क्या है, x2 क्या है और x1 क्या है। तो सिंपल है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप कोई भी दो पॉइंट ले लो। जो राइट साइड वाला पॉइंट है उसको आप x2 y2 बोलोगे, और जो लेफ्ट साइड वाला पॉइंट है उसको आप x1 y1 बोलोगे। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट लिया है और राइट एक्सट्रीम पॉइंट लिया है। तो लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट का अगर आप कोऑर्डिनेट देखोगे तो x का वैल्यू है, हम लोग जनरली कैसे लिखते हैं यहाँ पे, x1 y1। तो x1 मतलब x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे, -t है। अगर आप देखोगे इसको एक्सटेंड करोगे यहाँ पे x एक्सिस पे तो -t है, और y एक्सिस पे अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये -1 है। तो इसलिए मेरा कोऑर्डिनेट क्या बन गया, x1 y1 विल बी इक्वल टू -t, -1। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट के लिए लिखूं, तो इस पॉइंट के लिए x का वैल्यू बन गया आपका t, और y का वैल्यू बन गया आपका 1। तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए t, 1। मतलब ये हो गया आपका x2 y2। मतलब अभी इस फॉर्मूला में जहां y2 है वहां पे आप 1 लिखोगे, जहां पे y1 है वहां पे आप -1 लिखोगे, जहां पे x2 है वहां पे आप t लिखोगे, और जहां पे x1 है वहां पे आप -t लिखोगे। Now, if I substitute all these values, हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है। I will substitute that. So y2 minus y1, तो y2 हमारा 1 था, y1 हमारा -1 था, तो 1 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय x2 हमारा t था, और x1 हमारा -t था, तो t माइनस ऑफ -t। ठीक है, सो सिंपल सा थिंग हो गया कि ऊपर बच गया 1 माइनस ऑफ -1 विल बिकम +1, सो 1 + 1 इज 2, एंड t माइनस ऑफ माइनस विल बिकम +t, सो t + t विल बी 2t। तो अगर मैं 2 को कैंसिल कर दूं, बचा क्या हमारे यहाँ पे m इक्वल टू 1/t। तो अब आप यहाँ पे m को रिप्लेस करोगे 1/t से, और c को रिप्लेस करोगे 0 से, तो हमारा इक्वेशन बहुत सिंपल सा बन जाएगा, x ऑफ t इक्वल टू 1/t इंटू टी प्लस 0, दैट इज स्मॉल t अपॉन कैपिटल T प्लस 0। तो 0 को छोड़ दो, तो इक्वेशन बन गया हमारा x ऑफ t इक्वल टू t अपॉन t, एंड दैट इज वेरिंग फ्रॉम -t टू +t, क्योंकि हमने जो इक्वेशन लिखा है वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के लिए लिखा है जो -t से +t के लिए वेरी कर रहा है। नाउ हियर आपको ये तो आपको पहले से ही पता है कि हमारा जो फोरियर सीरीज है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, x ऑफ t इक्वल टू k इक्वल टू -∞ टू इन्फिनिटी c ऑफ k e रेस टू प्लस j k ओमेगा नॉट t। ठीक है, तो अब ओमेगा नॉट का वैल्यू आपको पता है, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था। तो ओमेगा नॉट के बदले हम लोग 2 पाई अपॉन 2t रखेंगे, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो सिंपल सा बनेगा कि समेशन k इक्वल टू -∞ टू प्लस इन्फिनिटी c ऑफ k e रेस टू j k पाई मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल t। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पाई अपॉन t मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल t। ओके, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, नाउ वी हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे पाई अपॉन कैपिटल टी आएगा, देन मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी। ठीक है ना, अगर आप टी के बदले कैपिटल टी सब्स्टिट्यूट करोगे लेटर, तब हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पे टी आएगा। अच्छा, सीके का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो सीके का वैल्यू हमारे को हमको पता है कि इट इज सिंपल 1/t एंड इंटीग्रेशन ओवर अ टाइम पीरियड। तो यहाँ पे मैं 0 टू टी दिखा रहा हूँ, बट एक्जैक्टली 0 टू टी नहीं है, ओवर अ टाइम पीरियड है। हमारा टाइम पीरियड यहाँ पे -t से लेके टी तक है। ठीक है, x ऑफ टी ई रेस टू j k ओमेगा नॉट टी, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, सीके का। तो नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। हमारा टाइम पीरियड था 2t, तो इसलिए t के बदले हमने 2t लिख दिया। हमारा जो वेरिएशन था वो -t से लेके t तक था, तो इसलिए हमारा वेरिएशन आ गया -t से लेके t तक। x ऑफ t हमारा t अपॉन t था, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, तो t अपॉन t, और e रेस टू j k ओमेगा नॉट टी। ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो कैपिटल टी है, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये कोई चेंज नहीं होने वाला है, हर जगह पे सेम रहेगा थ्रू आउट द पीरियोडिक इक्वेशंस, सॉरी पीरियोडिक सिग्नल्स। तो इसलिए इस टी को हम बाहर निकाल लेंगे, तो हमारा जो कोएफिशिएंट है सी के विल बी इक्वल टू 1/2t स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम, दिस इज नॉट फ्रॉम दिस वन, दिस इज -t टू कैपिटल टी टी ई रेस टू j k ओमेगा नॉट टी। अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखोगे तो इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास दो फंक्शन आ गए। ठीक है ना, वेन एवर यू आर हैविंग द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन देन वी हैव टू फॉलो अ रूल। ठीक है, ये ध्यान में रखो कि ये 0 नहीं है, -t से लेके t तक है। वो आदत की वजह से 0 टू t लिखना हमारा कॉमन हो जाता है, इसलिए 0 टू t लिख दिया मैंने, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट दैट इज फ्रॉम -t टू कैपिटल टी। अच्छा, अब यहाँ पे दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, LIATE रूल से उसको फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है और सेकेंड फंक्शन कौन सा लेना है उसके बारे में हम सोचते हैं। तो LIAT रूल क्या है, दिस इज लॉगरिथमिक, दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमारे पास जो दो फंक्शंस है वो एक तो एल्जेब्रिक है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये एल्जेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये बन गया आपका फर्स्ट फंक्शन और ये बन गया आपका सेकंड फंक्शन। मतलब इसमें से अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा, जो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन। तो पहले हमारा टी आ रहा था विच इज एल्जेब्रिक, तो इसलिए हमने उसको क्या ले लिया, फर्स्ट फंक्शन। एंड सेकंड फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल है, इसलिए हमने उसको ले लिया सेकंड फंक्शन। तो जब भी फर्स्ट और टू, मतलब अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन रहता है, तो आप लोगों को पता है कि फर्स्ट और सेकंड का जब भी मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या बनता है, ध्यान से देखो। इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। तो पहला फंक्शन हम वैसे ही रखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। जस्ट इसको मैं थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, अब इसका जो आंसर आएगा उसका वापस से इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन। जो ये आंसर आया था ना आपका, इसको वापस से इंटीग्रेट करना है, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। आई होप दैट दिस इज क्लियर। पहला फंक्शन वैसे ही रखना है, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, फिर जो आपने इंटीग्रेशन किया उसका जो भी आंसर आ रहा है उसको माइनस लेके वापस से इंटीग्रेट करो, और जो पहला फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करो। तो देखो अभी कैसे रखेंगे। तो पहला फंक्शन वैसे ही रखा टी, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। तो पहला फंक्शन वैसे ही रखा टी। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन कैसा है हमारा, ई रेस टू एटी फॉर्म में। तो ई रेस टू एटी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू एटी अपॉन ए, ठीक है ना। तो ई रेस टू ए मतलब हमारा ये हो गया पूरा, और ये हो गया टी, ई रेस टू ए टी, मतलब ई रेस टू माइनस जे के ओमेगा नॉट टी अपॉन ए। ए मतलब क्या है, माइनस जे के ओमेगा नॉट। अब माइनस लेने के बाद जो हमने ऑलरेडी इंटीग्रेट किया इसको एक और बार इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब वापस से ये ई रेस टू ए टी है, ये तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रखो। इसका इंटीग्रेशन वापस से क्या आएगा, ई रेस टू माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय माइनस जे के ओमेगा नॉट। मतलब पहले भी एक माइनस जे के ओमेगा नॉट था, अब इसके चलते एक और माइनस जे के ओमेगा नॉट आ गया, तो माइनस जे के ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे करके दिखा दो, ई रेस टू माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय माइनस जे के ओमेगा नॉट। अब इसका इंटीग्रेशन जब करने जाएंगे तो वापस से ई रेस टू ए टी आएगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई रेस टू माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय ए। ये तो ऑलरेडी एक ए है, और इसका एक और बार इंटीग्रेशन करने एक और बार ए आएगा, तो कितने ए हो गए हमारे पास टोटली, देर आर दो बार ए को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए उसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, माइनस जे के ओमेगा नॉट का स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे लिखा है। आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर। अगर नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट करो, मतलब रिवाइंड करके दो या तीन बार देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ सी के विल बी इक्वल टू 1/2 t²। अब हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, सॉरी, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड पार्ट कर दिया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन कौन था हमारा, टी था। तो टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, आपको पता है कि एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आता है, तो डी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी कितना आएगा, 1 आएगा, तो इसलिए हमने वहां पे 1 रख दिया। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो अपर लिमिट है टी और लोअर लिमिट है माइनस टी, मतलब पहले हम लोग टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर नेगेटिव लेके फिर माइनस टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले मैं इसको एज इट इज ले रहा हूँ, और यहाँ पे जहां जहां स्मॉल टी है उस हर चीज को हम लोग कैपिटल टी से रिप्लेस कर देंगे। तो तीन जगह पे हमारा यहाँ पे टी है, तो तीनों जगह पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे कैपिटल टी से। सिंपल है, ये हो गया आपका अपर लिमिट सब्स्टिट्यूशन। अब लोअर लिमिट लेने से पहले नेगेटिव लेना है, तो यहाँ पे मैंने माइनस ले लिया। ये एक्चुअली मुझे माइनस में फिर ब्रैकेट लेना चाहिए था, बट मैंने इसको एक ही स्टेप में सॉल्व किया, इसलिए मैं आपको सिंपल है बता रहा हूँ, बस देखते जाओ। अब जहां जहां पे स्मॉल टी उसको माइनस टी से रिप्लेस करो, तो हमने क्या किया, माइनस टी, और यहाँ पे टी था तो उसको भी हमने माइनस टी से रिप्लेस किया। अब आप सोचोगे सर ये प्लस कैसे आ गया। तो देखो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, बाहर एक नेगेटिव लिया था हमने, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, बस इतना सही। और जहां जहां स्मॉल टी दिख रहा था उसको हमने रिप्लेस कर दिया माइनस टी से, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विल बी योर सब्स्टिट्यूशन। बस हमें इसको सॉल्व करना है और उसको एक स्टैंडर्ड, जहां तक हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहां तक सिंप्लीफाई करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपर लिमिट जहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था और लोअर लिमिट जहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था, अगर उसको ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो ये और ये टर्म ऑलमोस्ट सेम है, मतलब कॉमन निकालने के लिए इजी पड़ेगा। और सेकंड टर्म यहाँ का सेम। पहले मैं इन दोनों की बात कर लेता हूँ। तो इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा देखो माइनस ऑफ माइनस टी विल बिकम प्लस टी, तो एक तो टी कॉमन निकाल सकते हो दोनों तरफ से, और माइनस जे के ओमेगा नॉट कॉमन निकाल सकते हो। तो इसलिए हमने दोनों में से क्या किया,
टी डिवाइडेड बाय माइनस जे के ओमेगा नॉट निकाला। तो यहाँ पे क्या बच गया, ई रेस टू माइनस जे के ओमेगा नॉट टी पहले एक्सप्रेशन में, और दूसरे टर्म में क्या बच गया, ई रेस टू माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, ये देखो ये दोनों माइनस विल बिकम प्लस जे के ओमेगा नॉट टी, तो इसलिए ई रेस टू प्लस जे के ओमेगा, और क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो गया था इसलिए बीच में प्लस है। अब सेकंड टर्म में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो सेकंड टर्म में हम लोग माइनस जे के ओमेगा नॉट होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कि माइनस जे का अगर मैं स्क्वायर करूं तो जे का स्क्वायर कितना आता है हमारा, -1 आता है, और माइनस का स्क्वायर आता है +1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी जे का स्क्वायर आएगा -1 और माइनस का स्क्वायर आएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, अच्छा ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ से देखो ये जे जा चुका है क्योंकि जे का स्क्वायर हमने ऑलरेडी कर दिया, जे का स्क्वायर -1, माइनस विल बिकम प्लस, मल्टीप्लाइड बाय माइनस विल बिकम माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस जे का स्क्वायर विल बिकम -1 और नेगेटिव विल बिकम प्लस। तो अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या कॉमन निकल रहा है, तो के ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, इसलिए देखो हमने यहाँ से के ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, के ओमेगा नॉट होल स्क्वायर। ठीक है, अब पहले अगर आप ठीक से देखोगे तो ये वाला टर्म बन गया था हमारा पॉजिटिव और ये वाला टर्म बन गया था हमारा नेगेटिव, तो हम लोग उसको वैसे ही लिखेंगे, तो ई रेस टू माइनस जे के ओमेगा नॉट टी माइनस ई रेस टू जे के ओमेगा नॉट प्लस टी। तो ये हमने पहले रखा है और ये हमने, सॉरी ये हमने पहले रखा है और ये हमने बाद में रखा है। अब इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। अब अगर आप यहाँ पे ठीक से देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, ये क्या बन जाता है, ई रेस टू जे थीटा प्लस ई रेस टू माइनस जे थीटा अपॉन 2, सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉस। और अगर इसको मैं डिवाइडेड बाय 2j कर दूं तो ये बन जाएगा ई रेस टू जे थीटा प्लस ई रेस टू माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2j, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज साइन। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया फर्स्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2j से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2j से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए देखो यहाँ पे एक 2 टर्म एक्स्ट्रा आ गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, 2j एक्स्ट्रा आ गया, तो मल्टीप्लाइड बाय भी 2j करना पड़ेगा टू मेक इट मैथमेटिकली न्यूट्रल। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लोगों को इसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करना है। तो पहला एक्सप्रेशन हमारा देखो कैसे है, ये बाकी सब एज इट इज लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और पहला एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में, और बाकी सब एज इट इज लिखेंगे। दूसरा एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया हमारा साइन। ठीक है, अच्छा अब इतना होने के बाद थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करके लेंगे। ओमेगा नॉट के बदले हमको पता है कि पाई बाय टी है, तो ओमेगा नॉट के बदले पाई बाय टी रख देंगे और उसको थोड़ा सॉल्व करके लेंगे। यहाँ पे ओमेगा नॉट के बदले पाई बाय टी, ओमेगा नॉट के बदले यहाँ पे अगर मैं पाई बाय टी रखूंगा तो ये ओमेगा नॉट स्क्वायर है, के स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, सो के स्क्वायर ओमेगा नॉट इज पाई बाय टी, तो पाई बाय टी का स्क्वायर हो गया पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब ये टी स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा, यहाँ का टी भी जब ऊपर जाएगा तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस जे के पाई कॉस ऑफ के ओमेगा नॉट टी, यहाँ पे -2t स्क्वायर, ये ऊपर चला गया था तो 2t स्क्वायर जे डिवाइडेड बाय के स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन ऑफ के ओमेगा नॉट टी। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में भी ओमेगा नॉट का वैल्यू डालेंगे और फिर देखेंगे कि उसका आंसर क्या आ सकता है। आपको पता है ओमेगा नॉट का वैल्यू है पाई अपॉन टी। ठीक है, तो देखो अब हमने क्या किया, ऊपर से भी 2 और टी स्क्वायर दोनों भी कॉमन निकाल लिए फ्रॉम द न्यूमरेटर। ठीक है, एक तो हमने क्या किया, ऊपर से 2t स्क्वायर कॉमन निकाले, यहाँ से भी 2t स्क्वायर और यहाँ से भी 2t स्क्वायर, ये बाहर आ गया तो 2t स्क्वायर और 2t स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा के अंदर कॉस के ओमेगा नॉट डिवाइड बाय माइनस जे के पाई और माइनस जे डिवाइडेड बाय के स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड साइन ऑफ के ओमेगा नॉट टी। अब देखो ओमेगा नॉट के बदले अगर मैं पाई अपॉन टी सब्स्टिट्यूट करूँ जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे टी टी कैंसिल हो गया, बचा पाई। और आपको पता है कि साइन ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई कौन सा भी रहे, चाहे वो इवन रहे ऑड रहे, साइन ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब क्या है, के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आगे जाके, तो के 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, जो भी वैल्यू लिया, तो हर चीज का मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, और साइन का कभी भी मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा कितना रहता है, 0 रहता है, तो ये पूरा का पूरा टर्म ही चला गया, तो इसको छोड़ दो, बिकॉज साइन के साथ साइन ऑफ पाई का वैल्यू हमेशा 0 रहता है, साइन ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज 0, सो वाला टर्म छोड़ दो, बचा सेकंड टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में अभी आप क्या करो, ओमेगा नॉट के बदले पाई बाय टी डालो, तो यहाँ पे भी टी टी कैंसिल हो गया, बचा पाई, तो फाइनल आंसर क्या बन गया हमारा, कॉस ऑफ के पाई अपॉन माइनस जे के पाई। ठीक है, और कॉस ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज इक्वल टू -1 रेज टू n। ठीक है, -1 रेज टू n, मतलब यहाँ पे -1 रेज टू n के बदले मुझे लेना चाहिए था -1 रेज टू k।
ठीक है, और के क्यों लेना है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब के है। ठीक है ना, के का वैल्यू अगर इवन रहेगा तो प्लस आएगा, के का वैल्यू अगर ऑड रहेगा तो माइनस आएगा, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको के से रिप्लेस करो। जनरल फॉर्म है -1/n, तो उसको यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे के यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे एन के बदले के रखेंगे हर जगह पे। ठीक है, तो अब सी के का वैल्यू क्या मिल गया, जे इंटू ब्रैकेट -1/k डिवाइडेड बाई के पाई। अब आप बोलोगे सर ये जे कहाँ से है, तो ये जे को हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा जे स्क्वायर, और ये माइनस, सो जे स्क्वायर इज -1, और ये एक नेगेटिव क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इसलिए नीचे का जे चला गया, ऊपर जो जे एक्स्ट्रा आया था उसको मैंने यहाँ पे लिखा। तो जे इंटू ब्रैकेट -1/k डिवाइडेड बाई के पाई। तो एक्स ऑफ टी का वैल्यू क्या बन गया, जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था हमारे पास, समेशन के इक्वल टू -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जे। अब यहाँ पे सी के था, तो सी के बदले हम डाल देंगे जे -1/k e रेज टू जे के ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय के पाई। ठीक है ना, तो अगर आप फाइनली इसको लिखोगे, तो क्योंकि आपका ओमेगा नॉट है पाई अपॉन टी, तो यहाँ पे फाइनली हमने ओमेगा नॉट के बदले पाई अपॉन टी रखा, और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। सो दिस इज द फोरियर सीरीज ऑफ सॉटूथ वेव। अब जब मैं आपको बताया था कि इसी को हम ट्रायंगुलर वेवफॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सपोज अगर उसने ट्रायंगुलर वेवफॉर्म ऐसा दिया, तो अभी हमने क्या किया था, एक लाइन के लिए इक्वेशन लिखा था, तो ये कहाँ से कहाँ तक था, सपोज -t to t था। बट अगर आप इसकी पीरियोडिसिटी देखोगे, तो इसकी पीरियोडिसिटी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है ना, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे खत्म होता है, मतलब -t, 0, कैपिटल टी, 2t और 3t। ठीक है, हर एक इसमें t का डिफरेंस है। सो 3t माइनस ऑफ -t, मतलब इसका बन गया आपका टोटल टाइम पीरियड 4t, मतलब जहाँ पे भी आपका t का वैल्यू था दैट शुड बी रिप्लेस बाय 4t। मेरे ख्याल से इतना समझ में, मतलब टाइम पीरियड, यहाँ पे टाइम पीरियड था उसको आप 4t से रिप्लेस करो। अब यहाँ पे आप दो इक्वेशन लिखोगे, पहला इक्वेशन लिखोगे -t से लेके कैपिटल टी तक, जो अभी हमारा इक्वेशन था पहले वाला वही लिखेंगे, और फिर आपको लिखना है t से लेके 3t तक, फिर इस स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन लिखना है। तो फॉर द सेकंड लाइन, फॉर द सेकंड स्ट्रेट लाइन, दिस विल बिकम x1y1 एंड दिस विल बिकम x2y2। फिर स्लोप का फॉर्मूला सेम आएगा, फिर y इंटरसेप्ट आप निकालोगे कि वो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर, तो आपका जो इंटीग्रेशन बनेगा वो टोटल कहाँ से कहाँ तक बनेगा, -t to t, और फिर t से लेके 3t तक। ठीक है, ऐसे दो इंटीग्रेशन है, और फिर आप उसको सॉल्व करो। थोड़ा लेंदी जाएगा, बट ऑलमोस्ट सेम। तो इसलिए अगर आपने सॉटूथ वेवफॉर्म अगर प्रॉपरली कर लिया तो आप ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आराम से कर। I hope that this video will help you out to understand the Fourier series of sawtooth waveform or the triangular waveform. So try to do it. थोड़ा सा टफ लगता है, बट दो तीन बार अगर आप वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे, एंड देन प्रैक्टिस इट, इसको प्रैक्टिस करने से इजीली आ जाए। ओके, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, एंड टिल देन ट्राई टू सी ऑल द वीडियोस ऑफ द Fourier series and practice it, and then you will find that Fourier series is much easier। अगर एक बार आपके दिमाग में आ गया कि क्या निकालना है, सी के कैसे निकालना है, तो देन देर इज नथिंग इन द फोरियर सीरीज। और दूसरा ये है कि पीरियोडिक सिग्नल के लिए इक्वेशन कैसे लिखना है, अगर इतना भी समझ में आ गया तो भी बहुत है, आप लोग आराम से फोरियर सीरीज के क्वेश्चंस कर पाओ। थैंक यू वेरी मच।